जो जहाँ तक हमने बातें की हैं, वो आपको क्लियर है, क्योंकि मैंने वीडियो भी लास्ट वाला भी डाल दिया है, जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया है पार्लियामेंट का, वो भी डाल दिया है। अब 2 लेक्चर मुश्किल से लगेंगे और पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा। 2 से 3 लेक्चर बस मैक्सिमम, और पार्लियामेंट, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, क्योंकि पार्लियामेंट अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है? तो बताइए आप लोग मुझे कि पार्लियामेंट जो है, क्या जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया वहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के, या कुछ कोई डाउट है? नदीम क्लियर है? बजट तक मतलब वहीं जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक समझ में आ गया है ना? और ये रिदा, आप बताओ, रिदा आपको समझ में आया है? चलो ठीक है, मतलब आपको क्वालिटी ठीक ठाक समझ में आ रही है ना? इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो, यही अच्छी चीज़ है कि हम कुछ इंटरेस्ट बिल्ड करा दें। बाकी पढ़ना तो आप ही को है। यही एक होता है कि अगर आपको इंटरेस्ट आने लग जाए कि हाँ भाई, मुझे मज़ा आ रहा है और आई एम लर्निंग समथिंग, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, तो समझ में आने लग जाता है। देखो, हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट कब आता है? जब हमें समझ में आता है। अगर आपको समझ में आने लगा तो मतलब आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड हो ही जाएगा, और आपने क्योंकि समझ में आने लगा है तो इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब पार्लियामेंट के बाद फिर आपको और मज़ा आएगा, चीज़ें और इनसाइट्स देखेंगे, तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है? तो अभी हम लोग देखेंगे लक्ष्मीकांत में, हम लोग पार्लियामेंट पे जहाँ तक पहुंचे थे, इससे आगे थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं। मैंने आप लोगों को अभी तक जो बताया, एक बार उसको समराइज कर दे रहा हूँ। पार्लियामेंट में मैंने आप लोगों को पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले ये बताया कि भाई पार्लियामेंट होता क्या है। तो 3 पार्ट है उसके, इंटीग्रल पार्ट उसका। पार्लियामेंट का एक पार्ट प्रेसिडेंट भी है, जो अभी क्वेश्चन भी पीसीएस में आया है, कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये 3 पार्ट्स हैं। और इसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं, और प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है कि उसका भी इलेक्शन होता है। तो ये है। और लोकसभा की जो सीट्स होती हैं वो हर स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होती है। इसी तरह राज्यसभा की भी सीट्स होती हैं जो कि फिक्स हैं, कि भाई 31 जो है, जैसे यूपी की 31 राज्यसभा की सीट है। इस तरह हर अलग अलग स्टेट की अलग सीट है। अब यूपी वाले पीसीएस में क्वेश्चन भी आ गया था वो वाला, कि 31 सीट्स जो है राज्यसभा की हैं और 80 सीट जो है लोकसभा की हैं, वही वाली यूपी के लिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि रिप्रेजेंटेशन सेंटर के अंदर स्टेट का कितना है। ऐसे में क्वेश्चन लोकसभा राज्यसभा का पूछ, मतलब राज्यसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है और राज्यसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है स्टेट का, जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको थोड़ा सा इंसान को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है क्या? हाँ बताओ रिदा। ठीक है, तो उसमें, हाँ, ना ना ना, यू नीड नॉट टू, यू नीड नॉट टू। देखो, जिस स्टेट का आप स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो ना, अगर, तो आप याद करो, अदरवाइज जरूरत नहीं। ठीक है? जैसे यूपी के लिए जा रहे हो तो यूपी का याद कर लो, बिहार के लिए जा रहे हो तो बिहार का याद कर लो कि कितनी लोकसभा की और कितनी राज्यसभा की सीट्स हैं। ठीक है ना? वो स्पेसिफिकली जिस स्टेट के लिए जा रहे हो, अदरवाइज यूपीएससी ज्यादा इस पे नहीं जाता, वो जनरल पूछता है, तो इसलिए वो नहीं। और लेकिन मैंने जो बताया था आपको कि जनरल क्वेश्चन पूछा था उसने, यूपीएससी वाला ये क्वेश्चन हुआ जो मैंने आपको बताया था साथ में, कि 1/3 से ज्यादा उसमें विधानसभा में मेंबर नहीं हो सकते, असेंबली से 1/3 से ज्यादा जो है काउंसिल के अंदर मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है? तो वो सारी बात भी, और 40 सीट मिनिमम फिक्स किए हुए वो वाली बात, तो ये सब जनरल होता है, वो सबके लिए कॉमन है, तो वो क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा। बाकी स्टेट का स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होता है कि स्टेट की कितनी सीट्स है वगैरह से, तो वो जब आप पीसीएस का एग्जाम देते हो तो पूछता है, तो फिर तभी देख लेना। अभी हम लोग जनरल बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा की बात की, उसमें 552 सीट्स की बात की, और फिर यहाँ पे 250 सीट की बात की। और मैंने ये भी कहा कि भाई जो एंग्लो इंडियन का है वो भी हट चुका है, मैं उसमें अमेंडमेंट हो गया है, वो भी बातें हमने कर ली। हमने कहा अभी जनता जो वोट करती है वो लोकसभा वाले में वोट करती है, राज्यसभा वाले में एमएलएज वोट करते हैं, उसमें वोट नहीं करती है जनता, मतलब आम जनता वोट नहीं करती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम उसमें नहीं है। और फिर आप लोगों ने ये देखा कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देखा कि लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको स्पीकर कहते हैं, एक डिप्टी स्पीकर होता है और पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं। इसी तरह से राज्यसभा का स्पीकर, इसका जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। उसके अलावा डिप्टी चेयरमैन होता है और उसके पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं। फिर हम लोगों ने बात की कि भाई जो पार्लियामेंट है इसके दोनों हाउसेज हैं, ये इनका क्या मतलब कैसे प्रोसीडिंग होती है, क्या है उसमें, कौन कौन मेंबर होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है। तो उसमें हमने हमने बात की कि भाई देखो, एक तो क्वारम होता है कि कम से कम मिनिमम, तो मिनिमम 1/10 अगर लोग नहीं प्रेजेंट है तो वो हाउस नहीं चलेगा। ठीक है ना?
तो 1/10 कम से कम 1/10, ठीक है, यानी 10 से डिवाइड करके देख लो, जैसे 550 है तो 10 डिवाइड कर लो, 55 हो गया। 200 क्या नाम है 50 है, तो उसमें डिवाइड कर दो 10 से, तो 25 हो गया। तो 25 बंदे अगर राज्यसभा में नहीं है और लोकसभा में 55 बंदे नहीं है, तो क्वारम नहीं है, तो राज्यसभा या लोकसभा नहीं चलेगी। इसी तरीके से विप की बात की हमने कि विप कौन होता है, तो विप जो बंदा मॉनिटरिंग करता है, हमने लीडर, ये लाइट चली गई, 1 मिनट। मैंने ये उसके बाद में क्वारम की बात की, हमने लीडर की बात की कि हाउस का लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है लोकसभा में। इसी तरह से कोई अपनी पार्टी से राज्यसभा में भी लीडर अपॉइंट किया जाता है रूलिंग पार्टी का। इसी तरह लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। हमने बताया कि पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, और आपका क्या नाम है मॉनसून सेशन होता है, और विंटर सेशन होता है। सबसे छोटा, सबसे शॉर्टेस्ट सेशन जो होता है वो विंटर सेशन होता है। सबसे बड़ा जो सेशन होता है वो आपका क्या नाम है बजट सेशन होता है। और बजट सेशन में बजट के बारे में डिस्कशन होता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, बजट कैसे पास होगा, क्या होगा। उसके अलावा जो है देखिए, हर पार्लियामेंट के सेशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन, सेशन मतलब होता है कि मतलब स्टार्ट हो रहा है, पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई है। तो उस कार्रवाई में सबसे पहले क्या होता है, तो जैसे कोई आता है, जैसे आप लोग मतलब जब क्लास शुरू करता हूँ मैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, ये समझ में आया, वो समझ में आया, ये नहीं आया, वो चीज़। तो उसमें क्वेश्चन होते हैं अलग अलग तरीके से, जिसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन का नाम देते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पे क्वेश्चन आर होता है। तो क्वेश्चन आर में क्वेश्चन पूछा जाता है 11 से 12 तक। उसके बाद 0 आर होता है, फिर एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड होता है, फिर कि क्या नाम है क्या होगा, कैसे डिस्कस करना है। उसमें फिर मोशंस होते हैं अलग अलग टाइप के, एडजमेंट मोशन है, कॉट ग्रेटेशन मोशन है, सेंसर मोशन है, प्रिविलेज मोशन है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें उसमें होती रहती हैं। उसके अलावा जो है हमारा सब्सटेंटिव मोशन वगैरह है, रिजोल्यूशन पास होता है, बिल पास होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। उसमें स्टेजेस मैंने बता दिया कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग क्या होती है। तो ये सारी हमने बातें कर ली, कैसे मतलब बिल पास होता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है। तो ये कहानी हमने कर ली। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए, हमने कहा कि भाई चलो बजट देख लेते हैं, क्योंकि बजट भी एक डॉक्यूमेंट है जो पास होता है। उसमें मनी बिल, जॉइंट सिटिंग, ये सब हम बात कर चुके हैं। मनी बिल क्या होता है, जॉइंट सिटिंग क्या होती है, वो भी। अब हमारा अभी हम जो चर्चा में हैं वो ये है कि बजट क्या होता है। तो बजट आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है बजट वर्ड इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज देयर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब बजट बजट जो है एक्चुअल में उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112 के अंदर है। 112 जो आर्टिकल खोलते हैं आप, तो लिखा रहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी, इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट। अब एक क्वेश्चन भी यूपीएससी के अंदर आया हुआ है कि ये बताइए कि बजट कौन पेश करता है, किसकी ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है प्रेसिडेंट की है, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर की। फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी से भी करवाए, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर से करवाए, प्राइम मिनिस्टर से करवाए, किसी से भी करवाए, उसकी मर्जी है। वो तो बाय डिफॉल्ट उसने दे रखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। नहीं तो बजट जो है पेश करना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो प्रेसिडेंट की है। ओके। और बजट जो है वो बेसिकली उसके अंदर रिसिप्ट, रेवेन्यू और क्या नाम है आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, इन दोनों का लेखा जोखा देने के लिए आर्टिकल 112 में बोला हुआ है। आर्टिकल 112 में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट हर फाइनेंशियल ईयर के शुरू में अपना, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसमें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में, यानी जब बजट पेश करेगा, तो उस बजट में फरवरी से बजट पेश होना शुरू हो जाता है, आपको पता है। लेकिन मतलब ये है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है, जो मानते हैं वो हम मानते हैं फर्स्ट जो है फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो हम उसमें जो डिस्कशन करते हैं, जो बात होती है कि भाई हमारा बजट जो है वो सेशन शुरू हो गया है, हमें बजट अपना पास करना है। अब बजट में क्या होता है कि रिसिप्ट मतलब जितना पैसा आया, ठीक है, और एक्सपेंडिचर जितना पैसा गया। अब आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जाने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पैसा कई मीडियम से आता है भाई, आपका आपकी सैलरी का पैसा हो सकता है, मतलब जैसे आप लोग खुद ही कमाओ, अगर सैलरी का पैसा हो सकता है, आप उधार लेकर भी तो पैसा ला सकते हो, ठीक है। ठीक है, आप जो है आप सैलरी का भी पैसा हो सकता है, आप उधार लेकर भी पैसा ला सकते हो। इसी तरह खर्च करने का है कि आप जो है एक तो उड़ा सकते हो, मतलब खर्च कर लो, क्या उड़ा के नाइट क्लब में जाके और इधर-उधर खराब खराब कर दो, खर्च अय्याशियों में उड़ा दो। एक चीज़ ये भी हो सकती है, एक होता है कि आप कोई डेवलपमेंट कर लो, आप कोई स्कूल खोल दो, कोई हॉस्पिटल खोल दो, कोई मतलब गाड़ी टैक्सी लेकर और किराए पे दे दो। तो कई तरह के इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, कई तरह के एक्सपेंडिचर भी होते हैं, और कई तरीके के रिसिप्ट भी होते हैं। इकोनॉमी में हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, रिसिप्ट क्या होता है, उसमें किस-किस तरह के रिसिप्ट होते हैं, किस तरह से एक्सपेंडिचर होता है। इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर हम बजट को जब पढ़ते हैं, तो हम उसको ऐसे ब्रेकअप करके
पढ़ते हैं कि रिसिप्ट अलग पढ़ेंगे और एक्सपेंडिचर को अलग करेंगे, और उसमें हम बताएंगे कि कौन-कौन से टाइप के रिसिप्ट होते हैं, कौन-कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं। और मैंने आप लोगों को इकोनॉमी नहीं पढ़ाई है। मैं एक्चुअल में उस चर्चा में जाना नहीं चाह रहा हूँ, उसकी अभी फ़िलहाल, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा। वो इसलिए चर्चा में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो इकोनॉमी का पार्ट है। इससे ये पढ़ चुका है, क्या नाम है, नदीम, है नदीम? तो याद है तुम्हें कि किस-किस तरह का मैंने रिसिप्ट और किस तरह से एक्सपेंडिचर बताया था, वो फिगर याद है? दरक्षा, तुम्हें रिवाइज़ किया था, याद है? हाँ? ये कौन बोल रहा है? तुम्हें पता है? किसने बताया तुम्हें? कहाँ से पढ़ा था? ओके। कब? कब? चलो मुझे बताओ। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, फिर तो हम पढ़ा देंगे। मैं तो मतलब फिर मैं उसमें अभी सेगमेंट में घुसूँगा। अगर मतलब मुझे तुम्हीं से तो डर लग रहा था। हाँ। नहीं, 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 देखो अभी आप अब आप गड़बड़ कर रहे हो, आप खिचड़ी बना रहे हो। आपने कहा रेवेन्यू, ठीक है? आपने कहा रेवेन्यू, फिर आप कह रहे हो खर्च-वर्च वर्च सब बात करने लग गए इधर-उधर। पहले बी क्लियर, रिसिप्ट की बात करो और फिर एक्सपेंडिचर की बात करो, ठीक है ना? रेवेन्यू की बात करो, फिर कैपिटल की बात करो, मतलब इस तरह क्लियर कट कट वर्ड्स में बात करो, तब तो समझ में आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। बताओ, चलो अच्छा बताओ। वो पैसा क्या कहते हैं उस पैसे को? अच्छा, ग्रांट वगैरह को हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, ये कह रही हो। तो तुम्हें पता है कैपिटल अकाउंट और कैपिटल रिसिप्ट तो अलग-अलग चीज़ें हैं। करंट अकाउंट मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तो अलग चीज़ है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में घुस रही है, पता है। लेकिन इसको पता नहीं है कि शी इज़ टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट और हम बजट की बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता, तो क्योंकि इकोनॉमी नहीं पढ़ी है ना। तुम लोगों को तो क्लियर डिफरेंशिएट कर रहे होगे आप लोग कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर उसमें क्या नाम है एक्सपोर्ट, और इसके बाद में वो याद है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि जो करंट अकाउंट का फिर जो है मैंने डिवाइड किया था, याद है? फिर एसआईटी में जो है मतलब सर्विस इनकम और क्या नाम है आपका ट्रांसफर। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में लोन हो गया है और क्या नाम है जो वो हो गया एफडीआई हो गया, वो सब याद है ना? और बैंकिंग कैपिटल वगैरह, ठीक है ना? यानी को कैप बोरोइंग हो गई, और क्या अपने आपका कैपिटल हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट हो गया, और उसके अलावा जो है वो बैंकिंग कैपिटल हो गया। तो वो सारी बातें आपको तो याद होंगी, याद आ गया? सारा याद आ गया पिक्चर में क्लियर? बैलेंस ऑफ पेमेंट याद आया? हाँ, तो बजट भी याद आया होगा। रिसिप्ट, रेवेन्यू से मैं 2 तरह से बताया था, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, 2 तरीके से बताया था। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद है? ऐसे ही तो बताया था। ओके। और तो ठीक है। हाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें थोड़ा-सा आइडिया है ना, मुझे मेरे लिए इतना बहुत है, मतलब माय डियर, इट्स इट्स लाइक अ लॉट, कि तुम्हें अगर थोड़ा-सा आइडिया है ना, मेरे लिए बहुत हो गया। मतलब तुमने तो मतलब मुझे मतलब मैं क्या बताऊँ? इतना मुझे मतलब खुशी हो गई है कि मतलब तुम्हें थोड़ा-सा तो आइडिया है। जब ग्लिम्प्स नहीं होता है ना, तो समझाना बड़ा मुश्किल होता है। देखो अभी तुम्हें क्लियर कर दूँगा मैं, सब समझ में आ जाएगा। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? दरक्षा को समझ में आ रहा होगा कि अभी सब क्लियर कर देंगे सर, नहीं दरक्षा? जिन लोगों को पढ़ाया, उन लोगों को तो क्लियर है ना कि अगर अभी हमने पढ़ाना शुरू किया, हम तो गधों को समझा देते, तुम तो फिर भी इंसान हो। नहीं? क्या कहती हो दरक्षा? सही नहीं है कह रहा हूँ?
नहीं मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं कह रहा हूँ कि मैं गधों को समझा देता हूँ, तुम फिर भी इंसान हो तो मैं तो समझा ही दूंगा। चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए ऐसा है कि बजट जो है ना, बजट के बारे में थोड़ा सा मैं एक वो स्लाइड तुम लोगों के पास है, स्लाइड स्लाइड डू यू हैव स्लाइड राइट नाउ? आप फॉलो कर रहे हैं मेरी कि आपने अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक रिसिप्ट में और दूसरा एक्सपेंडिचर में। रिसिप्ट मतलब जो इनकम है, जो पैसा आ रहा है, वो कैसे भी आ रहा है अभी हम उस पर नहीं जा रहे, पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जो जा रहा है, मतलब आपने पैसा प्लस में आया, आपके घर में पैसा आया, चाहे आप उधार लेकर आए चाहे आप कमा कर लेकर आए, दोनों तरीके से ला सकते हैं ना। आप उधार भी ला सकते हैं और कमा के भी ला सकते हैं, दोनों तरीके से, लेकिन पैसा प्लस में ही तो आएगा, घर में तो आएगा। अरे गडिंग, जैसे 10,000 आप कमा के लाए और 10,000 आप उधार लेकर आएंगे, तो आपके घर में 20,000 रुपए आ गए ना, तो आप कहेंगे रिसिप्ट जो है आपके पास 20,000 की है। गेटिंग? ओके। एक आपने खर्चा किया, खर्चा भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप कोई मकान खरीद लें, उसको उसमें, या कोई कार खरीद लें, टैक्सी खरीद लें और उसको किराए पे लगा दें और उसको उससे पैसा कमाने लगे, तो भी आपने खर्चा किया। और आप नाइट क्लब में जाके उड़ा दें, तब भी आपने खर्चा किया। दोनों खर्चे में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो आपकी जेब से तो पैसा फिलहाल गया ही है ना, कि आपने टैक्सी खरीदी है, लेकिन वो जब आएगा उससे इनकम वाले एक अलग चीज है। लेकिन आपने खरीदा कोई चीज, तो इसका मतलब आपने खर्च किया, या आपने कहीं जाके उसको उड़ा दिया, कुछ खा पी लिया उड़ा दिया, तो भी आपने खर्चा किया। तो आपका दो दो चीजें होती हैं, या तो आपके पास प्लस में पैसा आता है रिसिप्ट में, जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा पैसा जाता है तो उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? बोलो भाई। सबको क्लियर है? ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई कि हमारे पास पैसा आ रहा है। अब पैसा मैंने बताया दो तरीके से आ सकता है। एक पैसा वो आ सकता है जिसको आपको वापस करना पड़े, जिसको हम लाइबिलिटी वाला पैसा बोलेंगे। भाई देखिए, आप रिदा ने से, मैं रिदा है मेरे पास और नदीम है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने जो मुझे, मान लीजिए नदीम या संजीता है, आपने जो मुझे फीस दी, वो पैसा मुझे आपको वापस करना है क्या? नहीं करना है, क्योंकि मेरे पैसे तो ठीक है मैं पढ़ा भी रहा हूं ये, लेकिन लेकिन मेरे प्रोस्पेक्टस में भी लिखा है कि फीस वंस पेड कैन नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस, है ना। क्योंकि भैया खर्च हो जाता है, कहां से आदमी उसको रिफंड करेगा कि नहीं। मतलब मजाक कर रहा हूं, बट समझ में आ रहा है बात कि वो रिफंड नहीं करना है, गेटिंग? मतलब वो वापस नहीं करना है। इसी तरह से जैसे आप सैलरी जब जॉब कर रही थी रिदा, तो जब आप जॉब कर रही थी तो आपने पैसा जो कमाया था, मतलब जो पैसा आप महीने भर काम करती थी, उसके बाद आपको सैलरी मिलती रही होगी, तो क्या आपको उसको रिटर्न करना पड़ता था? नो, ठीक है। तो दिस इज योर इनकम, दिस इज योर इनकम, ठीक है। ये इसमें आपकी लाइबिलिटी अटैच नहीं है, आप इस पैसे को रिटर्न आपको नहीं करना है, वो आपका पैसा, आप इसको खर्च कर सकते हो जैसा मर्जी वैसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हम किसको बोलते हैं? जो पैसा हमारी सैलरी वाला पैसा होता है, जिस पैसे को हमें वापस नहीं करना होता है, जो हमारी कमाई होती है। गेटिंग? रेवेन्यू रिसिप्ट इज हमारी कमाई। याद हो गया इतना? रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट मैंने अभी अभी आपको बोला है, एक मैंने आपको सिर्फ ये बोला है कि भाई एक रिसिप्ट होता है और एक रेवेन्यू होता है। मैंने बोला कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो हमारी, ईशान मत आओ यार, कुछ देर वहीं रह जाया करो। ठीक है। तो तो देखिए, रिसिप्ट जो होता है, ठीक है, ये हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक हम डिवाइड करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, तो और एक हम डिवाइड करेंगे कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो कैपिटल में रिसिप्ट दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, एक रेवेन्यू में डिवाइड कर दिया और दूसरा मैंने डिवाइड कर दिया किसमें? कैपिटल में। इतनी बात तो समझ में आ रही है आप लोगों की कि मैंने एक रेवेन्यू कहा है और एक कैपिटल कहा है, ये बात समझ में आ गई? अब रेवेन्यू वाला मैंने पैसा, कौन सा पैसा कहा है? वो पैसा जो आपको वापस नहीं करना है, यू नीड नॉट टू रिटर्न इट। आपको वापस नहीं करना है जो पैसा, वो कौन सा पैसा है आपका? रेवेन्यू वाला पैसा है, वो आपकी कमाई है, ठीक है ना। मतलब हेयर लाइबिलिटी इज नॉट अटैच्ड, आपके साथ कोई लाइबिलिटी अटैच नहीं है कि नहीं यार आपको पैसा देना ही पड़ेगा, राइट, वापस करना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटी अटैच नहीं है, जिस पैसे में पैसा आया है प्लस में है, लेकिन लाइबिलिटी अटैच नहीं है, तो ऐसे पैसे को हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट वाला
रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, द रिसिप्ट दैट, मतलब अगर मेरी आवाज वाज ना आए या कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि हो सकता है ये बार बार मुझे नोटिस दे रहा है कि आपका डेटा खत्म हो रहा है, तो मैं दूसरे नेटवर्क पे चला जाऊंगा। लेट मी नो, ठीक है ना। अभी आवाज सबको क्लियर है? ओके। तो जब दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रिदा की वो कमाई, संजीता की वो कमाई, मेरी वो कमाई जिसको मुझे वापस नहीं करना है, ये मेरी कमाई है और मैं इस पे पूरी तरह मेरा अधिकार है, दैट इज माई रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, दैट इज माई कौन सी रिसिप्ट? वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। जिसमें और एक दूसरा मैंने पैसा बोला था कि वो पैसा जिसको आपने कुछ, मतलब आपको लाइबिलिटी अटैच्ड है, मतलब आपने, आपका पैसा नहीं है वो, आपने उधार में लिया है, आपने उधार में लिया है। तो उधार में लिया है तो क्या उधार लेकर क्या नाम है नाइट क्लब में उड़ाओगे? क्या करोगे? उधार लेकर अगर कोई नेसेसिटी के लिए उधार लोगे या कोई बिजनेस करने के लिए उधार लोगे जिससे पैसा कमाने की कोशिश करोगे, मतलब कैपिटल रिसिप्ट में आपको वापस करना है ना, जैसे लोन का पैसा है, बोरोइंग ले लेते हो आप, या इसी तरीके से आपने कोई मकान बेच दिया अपना, अब मकान बेच दिया तो जाहिर सी बात है आपने मकाना मकान बेचा है तो वो लाइबिलिटी अटैच्ड है उसके साथ, क्योंकि आपने अपना कोई एसेट बेच दिया है, अब उससे आपको कोशिश ये करनी है कि भाई दो एसेट बनाऊं या कुछ ऐसा करूं, या तो मतलब ऐसे में अगर मैंने अपने एसेट को बेच दिया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। तो गैडिंग, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमारे पास दो तरीके का पैसा होता है, एक वो पैसा जिससे लाइबिलिटी अटैच नहीं होती है, जिसमें मतलब मेरे पास है, मेरी इनकम है, मैं उसको खर्च कर सकता हूँ, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरा हमारा होता है कैपिटल रिसिप्ट वाला पैसा, जिसमें हमारी लाइबिलिटी अटैच होती है, जिसमें हम सोचते हैं कि भैया इस पैसे को खर्चा नहीं, ये आया ही है तो इसके साथ कुछ ना कुछ लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब ये है या तो वापस करना है या तो हमने अपना कुछ बेच दिया है, तो इसलिए है क्या नहीं, मतलब ये हमें फ्रीली खर्च करने के लिए करने नहीं देता है, सोचता है कि यार ये फ्रीली अगर खर्च कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बात तो समझ में आ गई होगी कि हमारे रिसिप्ट दो तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट जिसमें हमारी लाइबिलिटी अटैच नहीं है, और कैपिटल रिसिप्ट जिसमें हमारी लाइबिलिटी अटैच है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर ये बातें समझ में आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने बहुत अच्छा रिसिप्ट को समझ लिया है, और अगर ये समझ लिया है तो इकोनॉमी का आधा पोर्शन तो आप समझ गए, मतलब बजट में वाली जो इकोनॉमी है उसकी बात समझ गए। और सच बताऊं, ये जब आप समझने लगेंगे इस चीज़ को, फिर आपको समझ लो इकोनॉमी समझ में आने लगी। इकोनॉमी टफ सब्जेक्ट है बट आपको समझ में आने लगेगा। तो मेरे मुझे बताओ, क्या मैं रिसिप्ट समझा पाया आपको? अभी रिसिप्ट समझा पाया फिलहाल के लिए, मैं बाकी बात बाद में करूंगा। भाई सब लोग कहेंगे मैं समझ में आ गया, या इन यहाँ तक की सीमा भी कह देंगे कि समझ में आ गया, तब मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, संजीता। हाँ बेटा। तो संजीता, समझ में आया? अच्छा, आपका आपका नेटवर्क खराब है? तो अगर मेरे खराब हो तो मुझे बताइएगा आप लोग तुरंत, ठीक है। बाकी नदीम को तो पहले ही समझ में आ चुका है नदीम भाई। रिदा, आपको? ठीक है, इतना तो कोई टीचर। अच्छा, अभी अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तो हमने ग्लिम्स दिया है, अभी तो की मतलब एक देखो नदीम, हल्के में खुश हो जाती है बच्ची। अभी तो मैंने बस ऐसे ही ऊपर ऊपर क्या, अभी तो इकोनॉमी का मतलब हवा दे रहा हूँ, ताकि मतलब ये वो चीजें बता रहा हूँ कि आप घबराओ नहीं इकोनॉमी देख के, इतना आसानी से बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज। अच्छा चलिए, इसी तरीके से तो मुझे कुछ एग्जांपल दे दीजिए, पहले रिसिप्ट को हम समझ लेते हैं। एग्जांपल, कैसा कैसा पैसा हमारा जो है रेवेन्यू वाला रिसिप्ट होगा, कौन कौन सा पैसा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, जरा बताओ मुझे अभी। कि रेवेन्यू जो इसी तरह से एक्सपेंडिचर की हम बात करें, अच्छा मैंने माई वो बंद करता रिकॉर्डिंग और उसके बाद चला रखा था मैंने, ये भी गलत हुआ। चलिए कोई नहीं। एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जरा बताइए। खर्चा, ये इसके बारे में कुछ याद है तुम्हें नदीम? वेरी गुड। तो खर्चा भी देखो, खर्चा भी तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, चलो मैं समझा दूं इनको पहले बच्चों को, फिर ये समझ पाएंगे डेवलपमेंट। देखिए ऐसा हो सकता है, अच्छा रिदा ऐसा है कि मैंने तुम्हें पैसा है तुम्हारे पास, ठीक है, रिदा संजीता पैसा है, ठीक है ना, है पैसा। अब तुमने क्या, तुमने हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, खूब उड़ाया पैसा, जाके वो क्या नाम है, जो चीज 1 रुपए की है उसको 10 रुपए में खरीदा, और मतलब बाहर जो भी शौक है पूरे पूरे क्या क्या बैग और क्या क्या चीजें और सब चीजें खरीद रही हो हैं, ठीक है।
यानी कि गाड़ी खरीद रही हो, गाड़ी चला रही हो और उसे मतलब फिर कबाड़े में चली जा रही है, वो उससे लाइबिलिटी खरीद रही हो, मतलब आप जो पैसा आपसे खींच ही रही है, ऐसे मतलब उड़ा रहे हो एकदम पैसा, जहाँ पे 1 रुपया खर्च करना वहां 10 रुपए टिप दे रहे हो, ऐसे वैसे, तो ऐसे भी तो उड़ा सकते हो पैसा, ऐसा कर सकते हो ना, कर सकते हो ना ऐसा, लोग करते हैं ना कि भैया इधर उधर उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स में जा रहे हैं वो, यानी जहाँ पे मतलब जो चीज, जैसे भाई कपड़ा हर कोई है, अब मतलब कपड़ा तो कोई भी है, चाहे आप बहुत महंगा वाला कपड़ा जैसे लोग पहनते हैं, मतलब 1 लाख रुपए की भी टी शर्ट आती है, और 1 हजार रुपए, और मतलब 500 रुपए में भी टी शर्ट आती है, जो 500 रुपए में भी बॉडी ढकनी ही है ना, और ठीक ठाक कपड़ा है मान लो, और 1 लाख रुपए में बॉडी ढकनी है, अच्छा ठीक है, थोड़ा रिस्पेक्टेबल कर लो, 5 हजार रुपए तक की टी शर्ट देख लो, लेकिन 1 लाख रुपए की भी और 5 लाख की भी लोग टी शर्ट पहनते हैं, है कि नहीं पहनते हैं, तो उससे भी कपड़ा तन ही ढकना है और कोई बहुत ज्यादा कंफर्ट तो हो नहीं जाएगा, ठीक है, बट स्टिल दे आर डूइंग दैट, अगर इसका इस चीज को कर रहे हैं, उससे क्या उनका कोई डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसमें कोई मतलब फ्यूचर में उसका कोई गेन है, या वो फिर डिके ही होगा, क्या है वो बताओ, डिके, ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर में उससे कोई डेवलपमेंटल कोई चीज हो जाएगी, उससे कुछ आप रेवेन्यू जनरेट कर लोगे, है कि नहीं, तो ऐसा खर्चा जो कि आपको रिटर्न में कोई पैसा रिटर्न में ना दे, जैसे आप दो चीज़ें कर सकते हो, एक चीज़ ये है कि आपने कोई चीज़ जैसे कार खरीदी, अपने लिए कार खरीदी पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये जब कार आपने खरीदी, आपने पैसा खर्चा किया, आपका पैसा गया, ठीक है, गया मतलब माइनस हुआ, मतलब एक्सपेंडिचर हुआ, ये बात तो समझ रहे होंगे, माइनस हुआ मतलब एक्सपेंडिचर हुआ, आपने पैसा खरीदा, वो पैसा खर्च हुआ आपका, कहाँ कहाँ खर्च हुआ कि कार खरीदी, कार आपने खरीदी 4 या 5 लाख रुपए की, राइट, या मतलब आजकल तो महंगी कार आती होगी, 7-8 लाख रुपए की आती होगी, नहीं 10 लाख रुपए तक, तो ठीक ठाक कार भी 8-7-8 लाख रुपए में आती होगी कि नहीं, क्या के, है ना रिदा, ऐसी तो है, पता नहीं, चलो ठीक है, मतलब तुम्हारी कार कौन सी है, होंडा सिटी है, होंडा सिटी कितने की आती होगी, 9-10 लाख, 15 लाख, या भी 25 लाख, ऐसी कुछ है, कितनी की है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि 20 लाख 15 लाख जितने की भी हो, नदीम कितने की आती है भाई होंडा सिटी, अच्छा चलो, चलो 10-12 मान लेते हैं, मतलब मान लेते हैं 10-12, ठीक है, अच्छा 10-12 की जब इन्होंने खरीदी थी तब थी वो, ठीक है ना, रही होगी, अब अगर उसकी कीमत लेने जाएंगे अगले दिन, जैसे मान लो आपने खरीद लिया, और उसकी फिर अगर आप एस्टिमेट कीमत लगाते हैं, जिस दिन उसको बेचने जाएंगे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी, वो पक्का 100%, 10 लाख में आप खरीद के लेकर आए हो, आप उसको बेचोगे सेकंड हैंड के नाम पर, उसको कोई 5 लाख में लेगा, या कोई 7-8 लाख में लेगा, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, होगी कि नहीं होगी, बता दो जरा मुझे, होगी ना, क्या आपने, और उसकी डिप्रिसिएशन का वैल्यू भी होता है कि इतने दिन में इतना डिप्रिसिएशन, इतना दिन में इतना डिप्रिसिएशन, मतलब ये घट रहा है, क्या इसने आपको क्या इसने आपको कुछ कमा के दिया होंडा सिटी ने, हैं, दिया, अरे बोलो जल्दी जल्दी, दिया, नहीं, अच्छा मेंटेनेंस क्या में ये पैसा खाती है कि नहीं खाती, इसको मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, इसका ऑयल बदलवाना पड़ता है, इसके मतलब रख रखाव में और चीजों में उसकी खर्चा खाती है, तो जब से आपने इसको लिया है लायबिलिटी, ये आपकी लायबिलिटी वाला होता है, रेवेन्यू वाला ये लायबिलिटी होती है आपकी, और ये जो लायबिलिटी है ये आपसे पैसा खींचती है, आपसे पैसा खींच खींच के लेके जाती है, और ये जो एक्सपेंडिचर उसको लायबिलिटी वाला एक्सपेंडिचर होता है, यानी ये आपको हमेशा पैसा आपसे निकालेगी, आपकी जेब से पैसा जाएगा, यानी ये आपको गरीबी की तरफ ले जाएगी, आपसे पैसा, यानी आप इतने पैसे हो कि आपको मतलब ज्यादा पैसा तब तो ठीक है, फिर भी वो कुछ कम ही करेगी, वो आपका कुछ एडिशन नहीं करेगी उसमें, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होता, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं होता, फ्यूचर में उसका कोई गेन नहीं होता कोई खास, लेकिन आपको करना पड़ता है, कई बार एसेंशियल भी होती है ऐसी चीज कि करना ही पड़ेगा भैया, कर ही नहीं सकते कुछ, क्योंकि ये तो जरूरी है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, आंधी आ रही है भाई, जो भी कपड़े सपड़े हैं वो देख लो, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है, और दूसरा एक एक तो ये खर्चा हो गया कि जिसमें आपका मतलब आपको देना है, और आपको उससे कोई बेनिफिट एज सच, मतलब बेनिफिट तो आप उठाओगे थोड़ा बहुत, लेकिन उससे कोई डेवलपमेंटल काम नहीं होगा, तो ये नॉन डेवलपमेंटल टाइप की चीज होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि आप पेंशन दे रहे हो, अब बूढ़ा आदमी था, उसने काम कर लिया, उसने सब कुछ हो गया, लेकिन आप ये सोशल सर्विस भी है, लेकिन आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये पैसा जा रहा है, लेकिन इससे कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, ये कोई सर्विस भी नहीं दे रहे हैं, जैसे पेंशन देना है, इसी तरह से आप जो सैलरी होती है, सैलरी जो है मतलब ले रहा है कोई बंदा,
अब सैलरी जो है गवर्नमेंट को जो देना पड़ रहा है वो उसकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे वो कुछ जो है बेनिफिट, मतलब सैलरी हो रही है उससे जरूरी, ये जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाएगा तभी सैलरी दी है। बट अभी फिलहाल उसका, जैसे कोई होम गार्ड बिठा दिया, जैसे मान लो सिक्योरिटी के लिए कोई सिक्योरिटी बिठा रखी है, अब वो कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा, या गवर्नमेंट है जैसे उसने डिफेंस फोर्सेज लगा रखी हैं, अब डिफेंस फोर्सेज कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, लेकिन डिफेंस फोर्सेज हिफाजत का काम करे, सिक्योरिटी का, तो कोई डेवलपमेंटल काम नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि वो जरूरी है। तो डिफेंस जो है फोर्सेज पे पैसा खर्च कर रहे हो, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो वो क्या है आपका। इसी तरीके से पुलिस है, पुलिस को आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खर्च करना पड़ता है, उससे कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। गेटिंग, समझ में आ गई बात? ओके। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा करो जिससे रिटर्न आए, पैसा जैसे आपने कोई कार खरीदा, जैसे होंडा सिटी खरीदी, अब होंडा सिटी के बजाय तुम ऐसा खरीद लेते, वो उबर उबर में जो चलती है ना वो टैक्सी खरीद लेते और उसको चलवा देते टैक्सी में, उतने ही पैसे में आप खरीद लेते और उसको चलवा देते, तो पता चलता कि कुछ सालों में, मतलब 2-3 सालों में जितनी कीमत उस गाड़ी की थी उतना निकल भी आया और वो गाड़ी भी आपके पास है। होता कि नहीं होता? होता है ना? ठीक। और इसी तरीके से कोई घर खरीद लिया आपने, अब एक घर अपना कंज्यूम करने के लिए खरीद लो, एक आपने कोई ऐसा घर खरीद लिया जिसको आपने रेंट पे लगा दिया और उसमें अच्छा खासा रेंट आ रहा है। पता चला कि अभी जब से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, जितना मैंने रेंट दिया होगा, सही बात तो ये है कि उतने में मैं 2 फ्लैट खरीद लेता, 1 नहीं। लेकिन मतलब दे रहा हूँ इकट्ठा, उतना पैसा नहीं तो नहीं खरीदा। लेकिन मतलब ये था कि आपको अगर अ, मतलब रेंट पे वो लगा दिया है तो ज़ाहिर-सी बात है उससे आपको हर महीने इनकम आ रही है, आपका कुछ जा नहीं रहा है। तो अगर ऐसे ही कोई घर खरीदा है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से आपने कोई दुकान खोल दी, उस दुकान से आपका मतलब पैसा आप कमा रहे हो, वो दुकान भी बच जाएगी। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं, जो पैसे आपको कमा के देते हैं, उसपे भी आपका पहले तो नेगेटिव ही जा रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, या आप अपने एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो। जैसे आपने अभी कोचिंग जॉइन कर ली, अब आपने कोचिंग में बहुत ही हल्का-सा इन्वेस्टमेंट किया, 1-2 लाख रुपए, उस गाड़ी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसकी कीमत जो है डेप्रिशिएट हो रही है, उतना भी पैसा आपने नहीं लगाया है। लेकिन इससे पैसा कितना आप कमा सकते हो, कितनी बड़ी करियर बना सकते हो, क्या कर सकते हो, तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल में अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है और ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आपने इसमें अपनी नॉलेज अगर आपकी इतनी हो गई तो आप इसमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेटर कर लोगे। तो इसलिए ये सब इन्वेस्टमेंट जो होते हैं जिससे आपको फ्यूचर में गेन दिखता है और लग रहा होता है कि इससे मैं बढ़ जाऊँगा आगे, पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग इस तरह के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो कमा के उड़ा दिया जाता है उसको हम लोग जो है रेवेन्यू, मतलब जो खर्चा होता है ज़रूरी होता है, करना पड़ता है, लेकिन उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता, उससे हम हमेशा गरीबी की तरफ जा रहे होते हैं, नेगेटिविटी की तरह, तो वो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी-कभी एसेंशियल होता है, कभी-कभी नॉन एसेंशियल भी होता है ये। एसेंशियल में तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी-कभी नॉन एसेंशियल चीज़ों पे जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो वो बड़ा घातक होता है। इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, उसमें डेवलपमेंटल होता है, उसमें नई फैक्ट्रीज़ खोली जाती है, नई हॉस्पिटल, नई चीज़ें खोली जाती हैं, उससे और पैसा कमाया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, आप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मेरा घर था, अब इसमें कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं थी, घर डेप्रिशिएट ही होता, क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल भी बना सकते हैं। एक बेटा होता है जो खर्चा करता है पैसा, लेकिन वो कोई डेवलपमेंटल खर्च करता है, तो वो बेटा क्या है, कैपिटल जनरेट कर रहा है, उसका एक्सपेंडिचर पॉजिटिव है, वो एसेट बना रहा है। और दूसरा बंदा जो है वो क्या कर रहा है, उड़ा रहा है नशे में, इसमें उसमें, तो वो लायबिलिटी बना रहा है, या वो जो है वो आपकी लायबिलिटी है। तो एक बेटा एसेट भी बन सकता है और एक बेटा लायबिलिटी भी बन सकता है, मतलब सेम बेटा। अगर वो आपको ऐसा नालायक निकल गया कि वो आपके पैसे को उड़ा रहा है, पैसा जा रहा है, तो वो लायबिलिटी है आपकी। और मोहब्बत आपको उससे भी है, और जो अच्छा बेटा है जो कमा के एसेट बना रहा है उससे भी मोहब्बत है, लेकिन वो आपका एसेट है। तो कोई बंदा, सेम बंदा एसेट भी हो सकता है, सेम बेटा लायबिलिटी भी हो सकता है। एसेट वाला जो बात होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, उसका हमेशा डेवलपमेंटल बात होती है। और जो लायबिलिटी वाला होता है वो हमेशा खर्चा खर्चा कराने की बात करता है, वो उड़ाने की बात करता है। अगर अगर कैपिटल वाला खर्चा खर्चा दोनों करा रहे हैं, लेकिन एक से फ्यूचर में फायदा हो सकता है, एक से नुकसान हो सकता है। एक अपने दहेज में पैसा ले जाएगी, एक कह रही है, एक बेटी है, वो कह रही है मुझे दहेज दे देना, दहेज से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। वो दहेज में भी पैसा लेके जा रही है। दूसरा क्या कह रही है कि मेरे पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दीजिए, मुझे आईएएस बन जाऊँगी, मैं कुछ बन जाऊँगी, तो फिर ये सब कुछ हो जाएगा, मतलब लोग दहेज दे के शादी करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, कोई आईएएस लड़की हो तो उसको लोग दहेज देकर शादी करेंगे, दहेज लेकर शादी तो नहीं करेंगे। है कि नहीं? क्या कहती हो? तो किसने पॉज़िटिव वो रखा? मतलब एक एक एसेट है और एक लायबिलिटी है। वो सोचती है कि मैं बाप से लेके जाऊँगी, एक कहती है कि अरे मैं इतना हो जाऊँगी कि मुझे मेरे बाप को आदमी दहेज देना पड़े तो दे देगा। ठीक है? या मेरे पास इतना खुद का होगा कि दहेज-वहेज का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो दोनों तरह से बेटियाँ भी लायबिलिटी भी हो सकती हैं और एसेट भी हो सकती हैं। जैसे मेरी सारी बहनें जो हैं मेरे लिए एसेट हैं।
क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया तो वो मुझे रिटर्न में मेरा स्कूल पूरा, अब जितना भी बड़ा होगा मेरी बहनें उसमें हमेशा रहेंगी, एक कोई प्रिंसिपल रहेगा, कोई वाइस प्रिंसिपल रहेगा, कोई कुछ करेगा, है ना, तो सबको मैंने एसेट बना दिया इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं। तो ये है मतलब ये होता है, तो आप ही खुद कर सकते हैं, आप किसी को एसेट बना सकते हैं, किसी को लाइबिलिटी बना सकते हैं। अब अगर 50% जनरेशन को आपने लाइबिलिटी बना लिया अपना, जैसे मतलब एक होता है ना कि आपकी वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपकी 50% वो लाइबिलिटी हो गई, और वही वाइफ आईएएस हो तो फिर क्या होगा, फिर आपकी वो एसेट हो जाएगी। गेटिंग, समझ रही हो मोनी, मैं तुम्हें एसेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हैं हैं, समझ रही हो। हाँ, तो मैं सबको एसेट बनाने की कोशिश करता हूँ, अपनी वाइफ, मैंने जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मतलब मेरे पास लोहा है तो मैं उसको तलवार बनाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, ठीक है, या उसको कुछ मशीन बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं लोहे में जंग नहीं लगने देना चाहता। वो अलग बात है कि लोहा ही एकदम जंग लगने को एकदम उतारू हो कि नहीं मुझे जंग लगना ही है, मैं नहीं बनूंगा मशीन, तो एक अलग बात है, अदरवाइज मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि उसको मशीन बनाया जाए। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको बड़ी आसान भाषा में आपको बताया कि व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रिसिप्ट में रेवेन्यू, वो क्या नाम है, रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है और कैपिटल रिसिप्ट क्या है, और इसी तरह हमने बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है, रिदा आपको समझ में आ गई है अच्छे से। चले, तो अब देखें यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है उसको, मतलब इन लोगों ने जो डिवाइड किया है वो देखें कैसे किया है। इसको इन्होंने फिर मतलब थोड़ा इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। उन्होंने क्या करा, इन्होंने ये किया कि भाई हमने ये है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू और कैपिटल में रेवेन्यू रिसिप्ट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। बात वही है, चाहे इसका हाथ से कान पकड़ो चाहे उस हाथ से कान पकड़ो, बात वही है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 कहता है कि भाई एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कौन करेगा, मैंने अभी बताया कि किसको कहता है कि प्रेसिडेंट जारी करेगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट का क्या है, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का उसमें सेपरेटली दिखाएगा, रेवेन्यू अलग दिखाएगा, एक्सपेंडिचर अलग दिखाएगा, नहीं रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर अलग दिखाएगा। थोड़ा रेवेन्यू जो बोला है ना ये सही नहीं है, इसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर अलग अलग दिखाएगा, ठीक है, सेपरेटली दिखाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 265 कहता है, आर्टिकल 265 बेसिकली ये कहता है कि फाइनेंशियल बिल, अगर आपको कोई टैक्स लगाना है तो आपको टैक्स लगाने के लिए फाइनेंशियल बिल पास करना पड़ता है, और वो लोकसभा में पास होगा तभी आप कोई टैक्स लगा सकते हो। तो ये क्या कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई पैसा चाहिए टैक्स वैक्स लगाने के लिए तो आर्टिकल 265 का सहारा लेना पड़ेगा बजट बजट के अंदर। और आपको एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो होता है अंडर आर्टिकल 266। इसको रट्टा मारो, कौन सा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, 266, 266 is talking about, 266 इज टॉकिंग अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और उसके अंदर ये बोलता है कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये पूरा तिजोरी है आपकी जिसमें सारा पैसा आता है, यानी जितना भी पैसा रेवेन्यू आता है, जितना भी कैपिटल का पैसा आता है, कुछ भी पैसा आता है, वो सब कहाँ जाता है, मेनली जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब जब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपया भी यहाँ निकालना है ना बाहर, ठीक है ना, 1 रुपया भी बाहर निकालना है, तो ईजान से पूछो उसके गुल्लक से, उसको पैसा निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वही हाल यहाँ पे है, पूरा लेजिस्लेशन पास करना, इसमें डालना बहुत आसान है, डाल दो, लेकिन इसमें से 1 रुपया भी निकालना है ना, तो फिर ईजान को पूछना पड़ेगा क्यों निकाल रहे हो, क्या है क्या नहीं। तो पूरा अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, क्यों, क्योंकि वो पैसा लेकर जा नहीं सकता कहीं पे खर्च करने के लिए, क्योंकि दुकान पे जाना अलाउड नहीं है उसका, और वो पैसे तो उसके पास है बट ही कैन नॉट विदाउट लेजिस्लेटिव, हमारे परमिशन के, मतलब बिना पार्लियामेंट के परमिशन के, अप्रूवल के आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हो। तो बेचारे उसके दिल से पूछो, ठीक है। तो तिजोरी में पैसा आ तो जाता है, लेकिन जब निकालना होता है तो पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है रिगार्डिंग। तो आर्टिकल 266 कहता है, क्या आपको ये तीनों आर्टिकल समझ में आए। एक कहता है कि भैया प्रेसिडेंट को पूरा लेखा जोखा देना पड़ेगा कि आपने कहाँ से आया और कहाँ खर्चा किया हर साल। दूसरा बोला अगर कोई टैक्स लगाना है तो उसके लिए फाइनेंशियल बिल पेश करना पड़ेगा लोकसभा के अंदर। तीसरा बोलता है कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि एक तिजोरी है सरकार की, उसमें से कोई भी पैसा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट में बिल पेश करवाना पड़ेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब देखें यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट को इसने दिया है, ये बेसिकली दिस इज रिसिप्ट, बट विच रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट उसने बताया कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है।
तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो टैक्स और टैक्स का पैसा है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स भी आता है, जिसमें इनकम होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि इनडायरेक्टली हर गुड्स वगैरह पे लगता है, जिसमें एक्साइज वगैरह, कस्टम वगैरह ये सब होता है। नॉन टैक्स में जो रेवेन्यू रिसिप्ट आता है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट की बात हो रही है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट सेल कर रही है उससे पैसा कमा रही है, या कोई डिविडेंड या प्रॉफिट कमा रही है, या कोई इंटरेस्ट मिल गया उसको, या तो ग्रांट मिल गया, तो ये सब जो होगा ये सब उसके रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है गवर्नमेंट की। इसी तरह एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ गया, कोई लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ गया, क्या फायदा है, देना पड़ रहा है। ग्रांट दे दिया, सरकार ने ग्रांट दे दिया तो ले जाओ भैया, भिखारी समझ के किसी को या गरीब समझ के दे दिया सरकारों, दे दिया तो ले, जैसे मतलब होता है ना कि ले जाओ खर्च करो, तो उसमें ग्रांट में भी थोड़ा सा रहता है कि कुछ डेवलपमेंट में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो गया ना, वो तुम डेवलपमेंट में लगाओ, कहीं भी खर्च करो, एक होता है देना पड़ेगा। सब्सिडी दी, अब सब्सिडी में जाहिर सी बात है, आपने अगर एलपीजी पे सब्सिडी दिया किसानों को सब्सिडी, दूसरे को डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हो रहा। डिफेंस में खर्चा कर रहे हो, सिक्योरिटी के लिए करते हो, उसमें पेंशन दे रहे हो, तो ये सारा जो खर्चा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये आपको समझ में आ गया होगा रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। बात समझ में आई? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तो समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया। दूसरा आपका जो है कैपिटल, ये तो हो गया। अब उसके बाद में कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट मैंने क्या बताया था आपको, जो पैसा लायबिलिटी अटैच करता है, तो उसमें कर्ज हो सकता है आपका, कर्ज ले लो आप, कर्ज आप आरबीआई से इंटरनल भी ले सकते हो, यानी घर वालों से भी कर्ज लोगे तो भी लायबिलिटी है, और बाहर वालों से कर्ज लोगे तो भी लायबिलिटी, यानी बाहर आईएमएफ वगैरह से कर्ज लिया है तो नॉन डेट वाला पैसा आपने एलआईसी को बेच दिया, आपने लोन लोन जैसे क्या होता है ना कि एलआईसी को बेच दिया, उसमें शेयर्स कुछ बेच दिए, किसी कंपनी के शेयर बेच दिए, कोई भी ऐसा, अगर आपने कोई कंपनी जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसका बेचा तो उसको वो डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, उसके शेयर्स बेचे, उससे जो पैसा है उसमें भी तो लायबिलिटी है कि भैया कंपनी के बेच कर करोगे क्या। दूसरा, अगर आपने किसी को लोन दे रखा था और उससे इंटरेस्ट आ रहा था तो वहां पे कमाई हो रही थी ना, अब लोन वापस आ गया है तो भी पैसा तो आपकी जेब में आ गया है, लेकिन अब उससे कमाई नहीं हो रही है, तो वो भी लायबिलिटी का पैसा है कि किसी और को दो वो लोन और कमाओ, फिर पैसा इंटरेस्ट कमाओ, ठीक है ना। ये एक क्या नाम है, रिसिप्ट होते हैं जिसको हम लोग कैपिटल आपको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपने किसी को लोन दे दिया, अब लोन दोगे तो इंटरेस्ट आएगा ही, ये जैसे यहाँ पे लोन दिया है तो लोन दिया तो आपको इंटरेस्ट आएगा, कमाई हो रही है। कोई कैपिटल जेसीबी खरीद ली, जेसीबी खरीद ली और उसको किराए पे लगा दिया तो उससे कमा रहे हो। कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी कंपनी में कहीं पे तो वहां से पैसा कमा रहे हो। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये पॉजिटिव आपको पैसा लाके देता है, और ये वाला पैसा आपको लाके नहीं देता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके, आई या नहीं आई? तो ये हो गया। तो इसका पूरा हिसाब किताब जो होता है ये पूरा आपका आ जाता है कि रेवेन्यू और कैपिटल का जो हिसाब किताब है, रेवेन्यू ये रिसिप्ट का, अगर रिसिप्ट की बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो अगर हम इस तरह से इसको देखें कि रेवेन्यू रिसिप्ट का अगर हिसाब करेंगे तो ये वो पैसा है जो लाइबिलिटी जिस पे अटैच नहीं है, जिसको हम चाहेंगे कि मैक्सिमम हो जाए, मतलब एकदम बढ़े हमारा। अच्छा क्या चाहते हो, रिसिप्ट का मतलब पैसा वो वाला हमारे पास ज्यादा हो कि जिसको वापस करना पड़े, या वो वाला पैसा ज्यादा हो जिसको वापस ना करना पड़े? आप क्या चाहते हो, रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा हो या कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा हो, क्या चाहते हो बताओ। ठीक, आप क्या चाहते हो कि रिसिप्ट में आपका रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा हो, और आप क्या चाहते हो कि आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा हो, तो इसका मतलब ये ज्यादा चाहते हो, ये मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा चाहते हो आप, यानी टैक्स और नॉन टैक्स कैसा भी हो लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो या कम हो, ये आप कम चाहते हो, है कि नहीं? ये कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट में आप क्या चाहते हो, ज्यादा या कम, ये आप कम चाहते हो, ठीक है। और ज्यादा क्या चाहते हो कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, ये तो चाहते हो या नहीं चाहते हो? यही चाहते हो ना भाई, कि खर्चा वो हो जिससे कमाई हो, है ना। खर्चा और कमाई ना हो तो बात तो नहीं बनेगी ना, मजा नहीं आएगा। तो ये एक्चुअल में अगर आप समझ गए कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपने बहुत बड़ा काम समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि व्हाट इफ राज्यसभा डजंट अप्रूव, क्या अगर राज्यसभा अप्रूव नहीं करता है मनी बिल को तो क्या होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो सब कहानी हो चुकी है कि फिर क्या होगा। और 109 के बारे में बात कर चुका हूँ कि 14 दिन के क्या उसके पास पावर होती है, ठीक है। और उसके अलावा मतलब राज्यसभा और उसमें स्पीकर का फाइनल डिसीजन होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना है तो उसके लिए एक आपको लेजिस्लेटर पास करना पड़ता है। आपके पास तीन तरह के पैसा हो, मतलब आपका जो तिजोरी होती है वो तीन तरह की तिजोरी होती है। एक होती है आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और उस एक होता है आपका
कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और एक होता है आपका पब्लिक अकाउंट। ये तीन चीज़ें होती हैं। तो ये जितना भी आपका सरचार्ज का पैसा होता है, टैक्स का पैसा होता है, लोन का पैसा होता है, जो कुछ भी होता है सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। अच्छा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को मैनेज कौन करता है? तो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। यू इसका भी जो मतलब इसमें होता है सीजीए। कौन होता है? सीजीए। सीजीए क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कौन होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये सी कैग नहीं है, ध्यान रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं है, ये है कैग। सीजीए सेंट्रल क्या नाम है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये जो है आई यही यूपीएससी का ही एग्जाम होता है, जो सीएससी जिसको एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। इस एग्जाम के अंदर जब आपकी रैंक थोड़ी कम हो जाती है तो आपको आईसीएएस की सर्विसेज मिल जाती है। तो उसमें जो है आप इसमें चले जाते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और सारा इसी के पास वो बिल पास होकर आता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमें इतना पैसा चाहिए, फिर ये जब साइन करता है तभी आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है एक्चुअल में सीजीए का, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो कि मतलब एक तरह से गार्जियन है किसका? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। तो सारा पैसा जो होता है बेसिकली जो आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। फिर आपको उसमें से पैसा निकालने के लिए कानून पास करवाना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर। दूसरा हमारा होता है कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड में क्या होता है? कॉन्टीजेंसी फंड वो फंड होता है जिसमें इमरजेंसी के लिए पैसा रखा जाता है। आर्टिकल 267 के तहत ये है। 267 में देखिए कॉन्टीजेंसी फंड है। ये तीन फंड जो लिखे हुए हैं, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, और देखो इसमें जो है ये दिख रहा है आपको, ये एक लिख रहा है कंसोलिडेटेड फंड, ये लिख रहा है पब्लिक अकाउंट, ये है कंटीजेंसी फंड। तो आर्टिकल 266 के अंदर तो ये दोनों है, पब्लिक अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड फंड। ये जो पैसा होता है इसमें इंडिया का सारा पैसा आता है। ये पैसा लाइबिलिटी वाला होता है। जैसे आपने जो सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रखा है, पोस्ट ऑफिस में जो पैसा डाल रखा है, वो आपका पैसा है ना, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, गवर्नमेंट का पैसा थोड़ी ना है। तो ये पब्लिक अकाउंट में डाला जाता है, वो लाइबिलिटी पैसा होता है। जैसे होता है वो एक तरह से कि आपका उधार है गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कैपिटल, ये जो है कैपिटल रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, कि भाई इसको जो है आपको खर्चा करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ऐसा पैसा है जो मतलब इमीडिएटली कोई मांग सकता है। जैसे बैंक में पैसा आप जाके कभी भी बैंक से निकालने की कोशिश कर सकते हो। सेविंग अकाउंट वगैरह में जो पैसा होता है, पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो पैसा होता है, वो सब जो है पब्लिक अकाउंट में आता है। उसमें और पूरी कैटेगरी है, बताऊंगा। उसके अलावा कॉन्टीजेंसी फंड इमरजेंसी का पैसा होता है, यानी 500 करोड़ रुपए जो है अलग रख देते हैं। 500 करोड़ रुपए कि भैया कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो सरकार से पूछ, मतलब उससे पार्लियामेंट से पूछने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें बिल पास करवाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि 500 करोड़ रुपए खर्च कर दो। जैसे होता है ना कि ठीक है सारे पैसा जो है मेरे कहने पर खर्च होगा। जैसे बड़ा अमाउंट है मेरे घर में तो मेरे मेरे कहने पर खर्च होगा। लेकिन अगर जैसे मैं कुछ लिवरेज देता हूँ कि भाई ठीक है 2-4 हज़ार रुपए की 10 हज़ार रुपए की बात है तो तुम खुद ही दे मैनेज कर लो, तो वो एक फंड बना दिया कि इतना पैसा तुम रखे रहो, कभी जरूरत हो तो इतना खर्च कर लेना। अब इससे जब 1-2 लाख रुपए की बात होगी, 4 लाख रुपए की, तो फिर पूछ के होगा, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहेगा। और जो कॉन्टीजेंसी फंड है मतलब एक फंड बना दिया कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार उसमें रहेंगे। अब कोई थोड़ी बहुत जरूरत हो तो आप कर सकते हो उसको, तो ये इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। जिसमें अभी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में मान लो नहीं प्रेजेंट है बंदा, तो वहां पे वो पैसा खर्च हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटी का पैसा ये वहीं खर्च होगा जहाँ किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में खर्च होगा। रेडियो बना लो, रोड बना दो, क्योंकि ये गवर्नमेंट, ये पब्लिक लाइबिलिटी का पैसा है, इसको आप सैलरी देने में यूज नहीं करोगे। तो बात समझ में आ गई? तो ये हमारे आर्टिकल्स हैं और आपको समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही भाई? आ रहा है? अब इसमें जो है मतलब वो आर्टिकल 113 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 113 क्लॉज 2, ये सब है कि मतलब आपको भाई बिल्कुल वोटिंग वगैरह करवा के और तब जाके मतलब कुल मिला के पैसा मतलब वो करना पड़ेगा। तो जितना भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी पोस्ट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जितना भी पैसा होता है टोटल पैसा उसी में जाता है। उसके अलावा एक होता है कि कुछ भी पैसा निकालना है अगर गवर्नमेंट को तो किससे किससे करना पड़ेगा? कुछ भी पैसा अगर गवर्नमेंट को निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उससे एक बिल पास करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, जिसको एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। उसके बिना पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसको चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चार्ज एक्सपेंडिचर। वो चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि भैया आप चाहे वोटिंग करो चाहे ना करो, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये तो देना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि भैया हर महीना, अब चाहे मैं दिल्ली में रहूं और ना रहूं, अब मेरे पास पैसा आए या ना आए, ठीक है, मेरे अकाउंट में अगर कुछ भी पैसा है तो मुझे रेंट तो देना ही देना है। वो मेरा चार्ज एक्सपेंडिचर है कि हर महीने 20 तारीख को मुझे रेंट पहुंचाना ही पहुंचाना है, तो पहुंचाना है पहुंचाना है। उसके लिए मेरे को कुछ नहीं कर सकता मैं, अपने पास मेरे पास पैसे हों, खाने के लिए ना हो, या करोड़ों रुपए पड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आपको वो देना ही देना है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। क्या इतनी सिंपल वर्ड्स में बताया तो समझ में आया?
ओके। तो चार्ज एक्सपेंडिचर इसी तरह गवर्नमेंट का भी होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो उनकी सैलरी देनी, उनका मेंटेन करना भाई जरूरी है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर को सैलरी देना वो है, उसको आप पेंशन देना है। डेट चार्ज वगैरह हो गया, लोन वगैरह हो गया, तो लोन ले लिया तो क्या इंटरेस्ट नहीं दोगे, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई जजमेंट पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कि भैया इतना पैसा इस बंदे को दो, तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आप बिल विल पास करवा के उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको वो चार्ज है वो देना पड़ेगा यूनियन पे। इसी तरह स्टेट पे भी होता है। स्टेट में भी यही है कि अगर आपको मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह स्टेट की हैं उन पे जो है आपको जैसे कि गवर्नर वगैरह उनके, तो वो सैलरी आपको देनी ही देनी पड़ेगी। और इसी तरह यूटीज में भी है कि मतलब कंसोलिडेटेड फंड का जो पैसा है चार्ज है, उसमें आप वोटिंग वोटिंग करके उसको कम नहीं कर सकते। आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि नहीं इतना होना चाहिए। जैसे वाल बजट हो गया, मान लो बजट पास हो रहा है, अब बजट में यह है कि भाई देखिए हमें 10 स्कूल बनाने हैं, आपने कहा यार बजट नहीं है हम 5 ही बनाएंगे, तो आप कट कर सकते हो। हमें 100 स्कूल 1 करोड़ स्कूल बनाने हैं, आपने बोला नहीं 1 करोड़ का बजट नहीं है हम 50 लाख स्कूल बनाएंगे, ठीक है ना, 50 लाख लोगों को इंप्लॉयमेंट देंगे, तो ठीक है ये आप कट कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम आज प्रेसिडेंट को तो सैलरी देंगे लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को नहीं देंगे, हम उसको क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर को नहीं देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि एक आईएएस को ऑफिसर को यूपी वाले आईएएस ऑफिसर को सैलरी मिलेगी और बिहार वालों को नहीं मिलेगी। अरे गेटिंग, मतलब एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ सिंपल सी, कि मतलब आप ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट को सैलरी को कम कर दो, या आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं क्या की सैलरी नहीं मिलेगी इस साल क्योंकि बजट कम है, ऐसा नहीं कर सकते। या उसको कुछ कम कर दो 10% कम कर दो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। चार्ज है तो उतना देना पड़ेगा आपको। या किसी को गवर्नमेंट जो किसी कोई मतलब कंपनसेशन देने के लिए किसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको इतना कंपनसेशन दो, तो आपको नहीं नहीं भाई पैसा इतना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने 20 लाख का है तो तुमको नहीं मैं 5 लाख ले लो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। गेटिंग, उतना देना पड़ेगा आपको। यह है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको बोलते सरकारी तिजोरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसी में सारा पैसा रहता है। बात समझ में आ गया। सरचार्ज का पैसा, एजुकेशन पैसा, सारा लोन वगैरह जितना भी लेते हो, सारा जितना लोन रिकवर करते हो सब कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और उससे पैसा, उससे क्या पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रोप्रिएशन बिल पे पास करवाना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके अलावा पब्लिक अकाउंट में जो पैसा होता है, जैसे वो सब प्रारंभिक शिक्षा कोष वगैरह में, मनी ऑर्डर में जो आप पैसा डालते हो, जो आप नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह में पैसा डालते हो, स्मॉल सेविंग स्कीम में जो पैसा डालते हो, वो सब जो है पब्लिक अकाउंट में जाता है। ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, या आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा है, इसी तरह से रिजर्व फंड कुछ है, वो सब जो पैसा होता है, डिपॉजिट वगैरह जो आप नेशनल डिफेंस फंड में, फैमिली पेंशन फंड में, या इसमें सब में जो डिपॉजिट करते हो, ठीक है। और इस तरह सस्पेंस अकाउंट जो होते हैं उसमें जो पैसा होता है, चेक बिल वगैरह का पैसा जो होता है, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़, मनी ऑर्डर वगैरह का पैसा होता है, रिमिटेंसेज वगैरह, तो ये सारा जो होता है पब्लिक अकाउंट में आता है। इसको गवर्नमेंट, इसको कोई ज़रूरत नहीं है ना ही कॉन्टीजेंसी फंड के लिए ना ही पब्लिक अकाउंट के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश करवाएं। आप वैसे भी इसको पैसे को ले निकाल कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, प्रेसिडेंट खर्च करवा सकता है। लेकिन इसमें जो बात है वो ये है कि भैया जो खर्चा करोगे वो रीजनेबल करोगे। जैसे पब्लिक अकाउंट का पैसा रीजनेबल जगह पे खर्च होगा, क्लियर है कि भैया आपका जो है रोड रोड बनवाने में, रेलवे मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटी में पब्लिक अकाउंट का पैसा खर्च कर सकते हो आप, उसमें नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरा, आपका कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अचानक से कोई अनफॉर्चुन सर्कमस्टेंसेस हो जाए, कोई मतलब ऐसा इवेंट हो जाए जो आपको प्रिडिक्ट नहीं किया था, कोई इमरजेंसी आ जाए, तब आप खर्च कर सकते हो। तो ये 3 फंड है, आपको दिख रहा है सामने। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, जिसमें इनकम, रेवेन्यू, लोन जितना भी आता है, लोन रिकवर होता है, वो सब जाता है। इसमें अगर विड्रॉल करना है, पैसा निकालना है, तो पार्लियामेंट से परमिशन की जरूरत पड़ेगी, सिवाय चार्ज एक्सपेंडिचर के। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पहला पार्ट समझ में आ गया? बोलो भाई। मतलब 3 अकाउंट है गवर्नमेंट के, सिंपल जान लो। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सारा पैसा उसमें जाता है, सो उसमें से कोई भी पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। चार्ज एक्सपेंडिचर जो है वो उसका, उसमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, उसको मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा पैसा ये है कि जो आपको कर्ज वर्ज मतलब जो छोटा मोटा सेविंग स्कीम वाला पैसा है उस अकाउंट में रखते हो आप, दूसरे अकाउंट में जो जिसमें वो भी 266 के अंदर ही है, लेकिन उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवेशन की जरूरत नहीं है। उसको आप रोड वगैरह बनवाने में, मिड डे मील में, इसमें सब में खर्च कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा कॉन्टीजेंसी फंड, अचानक से अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस हो जाए, 500 करोड़ रुपए तक मतलब प्रेसिडेंट कह दे तो फाइनेंस सेक्रेटरी दे देता है, 500 करोड़ रुपए तक आप जो है किसी अचानक इमरजेंसी वाले सिचुएशन के लिए खर्च कर सकते हो। बाद में उसको अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। गेटिंग, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इतना बात समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो ये हमारा मेन खेल है जिसको हमने समझाना था, तो ये आपने पूरा मतलब एक कहानी के तौर पे इसको देखा। तो इसके अलावा हमारा एक वोट ऑन अकाउंट होता है, अभी आगे पढ़ेंगे आप। देखिए हमारा बिल पास करवाने में टाइम लग जाता है, जैसे बिल जो होता है ना उसको पास करवाने में लग जाता है कभी कभी, मतलब 2 महीना 3 महीना लग जाता है। तो मुझे बताओ 2-3 महीने का खर्चा कैसे चलेगा भाई? आपको 2-3 महीना बिल पास करवाना, जैसे मैं बोलूँ कि आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कि आपको मिलेगा, जैसे मतलब
मान लो मेरे पास आज 12 महीने का खर्चा होता है 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये मान लो खर्चा है, ठीक। अब इस 2 महीने में बिल पास करोगे आप, बिल पास करके पैसा देते हो, तो दो मेरे पास पैसा है ही नहीं, आज से शुरू हो गया है भैया मेरा, तो मैं खाऊंगा पीऊंगा कहाँ से, आप मुझे मतलब हर महीने 1,000 रुपये खर्चा है, टोटल मिला के 12,000 रुपये मुझे दोगे, लेकिन 2 महीने बाद दोगे, 2 2 महीने में कैसे सर्वाइव करूंगा, अरे गाड़ी, क्योंकि आपको बिल का आस करवाने में 2 महीने लग जाएंगे, तो 2 महीने में कितना मेरा खर्चा है, 2,000 रुपये, तो मुझे वो नहीं दोगे अगर, तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा 2 महीने से, देश इतना बड़ा है कैसे सर्वाइव करेगा। तो देश क्या करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक वोट ऑन अकाउंट पास करवाते हैं। वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है कि आपको 2 3 महीने के लिए एस्टिमेट दिखाते हैं कि अगर मान लो 12 लाख या 24 लाख रुपए मान लो खर्च होना है एक साल में, तो 24 लाख का मतलब 2 महीने का खर्चा हो गया 4 लाख रुपए। तो ऐसा करो 4 लाख रुपए जो है बंदे को दे दो, मतलब या दे दो, और इसको फिर एडजस्ट कर लेंगे, 2 महीने का खर्चा पहले निकाल के दे दो, होता है ना। तो ये इसको कहते हैं वोटर अकाउंट। क्या समझ में आ गई, सिंपल वर्ड्स में समझ में आया, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, समझ में आ गया। क्योंकि ये हो जाता है कई कई बार कि बजट पास करने में टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है, तो भैया खर्चा तो चलेगा ही ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहें कि पापा आएंगे तब पूरा फीस देंगे, तो बोलोगे यार तो कुछ टोकन अमाउंट दे दो, पापा पूरी फीस देंगे तब तक मैं भूखा मरूंगा क्या, गेटिंग। अब यहाँ देखो ये मनी ये है, तो वो क्या नाम है, ये है तो लोकसभा अप्रूव द अप्रोप्रिएशन बिल, वो कहानी पूरी ये न्यूज़पेपर की बात है। लेकिन देखो यहाँ इसने क्या बोला है कि पास करना है ग्लूटाइन में, ये पास कर दिया, ग्लूटाइन मतलब बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुआ, ऐसे ही पास कर दिया इसको बिल को। और अगर आपको ग्लूटाइन समझना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, रीड लक्ष्मीकांत लिखा हुआ है ना। तो क्या मैंने आपको ग्लूटाइन नहीं बताया कि उसमें डिस्कशन नहीं होता, गला काट देते हैं सीधे, बात खत्म, फटाक से पास कर दो बिना डिस्कशन के। तो ऐसा भी हो जाता है जब सरकार की मेजोरिटी होती है तो कुछ भी करते हैं। अब तो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वोट एन अकाउंट और इंटरिम बजट क्या होता है। तो वोट एन अकाउंट वो होता है कि जो 2 3 महीने के लिए आप निकलवा लेते हो पैसा, उसको वोट एन अकाउंट कहते हैं। और इंटरिम बजट ये होता है जब आउट गोइंग गवर्नमेंट होती है, जैसे जिस साल सरकार मतलब जारी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस सरकार चली गई थी, ठीक है ना, तो वो इंटरिम बजट फिर पेश करती है, वो पूरा फुल फ्लेज बजट नहीं पेश करती है, मतलब कि उनको लगता है इलेक्शन ईयर है, पता नहीं सरकार बने ना बने, तो लंबे लंबे वादे नहीं करने होते हैं, आप छोटा मोटा बजट पेश करो उस साल, क्योंकि हो सकता है कि आपको फिर दोबारा बजट पेश करना पड़े, नहीं जो गवर्नमेंट आए वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज के हिसाब से नया बजट पेश करे। तो आप उस साल जो पेश करते हो उसको इंटरिम बजट कहते हैं, गेटिंग, जिस इलेक्शन ईयर में जिस साल इलेक्शन होता है, जैसे 2024 में जो पेश होगा वो इंटरिम बजट पेश होगा, क्योंकि उस साल इलेक्शन होना है, हो सकता है सरकार बीजेपी की ना रहे, गेटिंग, समझ में आ रही बात। तो हर साल जो है कैश प्रॉब्लम को 2 3 महीने के लिए दूर करने के लिए होता है वोटर अकाउंट। लेकिन इंटरिम बजट जो होता है कब होता है, जब कोई ड्रास्टिक सिचुएशन हो जाए या इलेक्शन ईयर हो या कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो, तब इंटरिम बजट पेश करते हैं। इसमें तीनों डॉक्यूमेंट पेश होता है, प्लस वोटर अकाउंट भी पोस्ट होता है, ये वही बजट होता है, लेकिन कोई बड़ा बजट नहीं होता, इसमें बड़े वादे नहीं किए जाते। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है मैंने ये बता दिया आपको। और इसके लिए मैंने ये बता दिया कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो बिल बजट पेश पास कराए। आपको मैंने रेवेन्यू बता दिया, कैपिटल बता दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट बता दिया। आपको आर्टिकल 265 बता दिया कि फाइनेंशियल बिल पेश करना पड़ेगा, अगर टैक्स को कलेक्ट करना है, टैक्स लगाना है तो ये, अच्छा, चार्ज एक्सपेंडिचर वगैरह तो बस ठीक है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आगे हम लोग फिर बजट में फिर ये बात करेंगे कि अब जो बजट में क्या क्या चीज़ें होंगी, अब कब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे। देखो ये होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमने पैसा निकाल लिया कि भाई इतना पैसा लगेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उससे ज़्यादा पैसा लग जाता है कहीं पे। कभी कभी ऐसा होता है कि उतना जरूर उतना पूरा मतलब उतना पैसा, जैसे घर से लेकर के आप 500 रुपये किसी काम के लिए, वहाँ लग गए 700 रुपये, तो आप क्या करोगे। तो उसके इस तरह की भी सिचुएशन होती है, तो उसके लिए क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है, क्या होता है, वो सब बातें हम अगली क्लास में, कल की क्लास में करेंगे। आपको आज का लेक्चर में बस इतना समझना है कि व्हाट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर इज टू, there are two part of annual financial statement, one is receipt, another is expenditure. Receipt are of two type, one is revenue receipt, another is capital receipt. And the expenditure are of two type, revenue expenditure and capital expenditure. And then we have given the breakup of that, individual level पे भी हमने बात करी और country level पे भी बात करी। आई होप कि आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ में आई होगी बात, गेटिंग, ठीक है। तो इतना एनफ है आज के लिए, और बाकी बातें इसकी फिर होंगी, हम दोबारा रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी आपकी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, अब ये पॉलिटी के साथ साथ आई विल स्टार्ट इकोनॉमी एज वेल, जैसे ही इनका साइंस ये खत्म हो जाएगा, क्या नाम है, इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, इधर खत्म होने वाला है इन्वायरमेंट, एक 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। देन हम दूसरा सब्जेक्ट जो है अगर स्टार्ट करेंगे तो ये हो सकता है इन्हीं में से कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें, या कुछ और दूसरा एक सब्जेक्ट और आपका स्टार्ट हो। तो
राइट, तो धर्म ये एक सबसे सब्जेक्ट ही चलता है, एक सबसे सब्जेक्ट ही चलता है, लेकिन ये या तो फिर पॉलिटी पढ़ाने के बाद फिर इकोनॉमी पढ़ाऊँगा कि पॉलिटी ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है। वेल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमी, पॉलिटी इकोनॉमी मिलकर ही मतलब मेन खेल करते हैं सारा। तो अगर पॉलिटी इकोनॉमी समझ में आ गई तो समझ में मान लो कि आप पढ़े लिखे इंसान हो जाते हो। तो इसलिए ठीक है, अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आप लोगों के और थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि इकोनॉमी में अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, सब सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ, है कि नहीं? पॉलिटी में भी अच्छी चीज़ें हैं, सीखो। जब इकोनॉमी का नंबर आएगा तो इकोनॉमी में सीखेंगे, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे बात करते हैं। चलिए, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़। कल फिर अब कंटिन्यू रहेंगी आपकी क्लासेस, अब क्लास मिस नहीं होंगी। कल आप एनवायरनमेंट की भी क्लास अटेंड करो सब लोग। एनवायरनमेंट की क्लासेस भी अटेंड करो, एनवायरनमेंट में इम्पोर्टेंट टॉपिक है कल। कल मैं लेजिस्लेशन पढ़ाऊँगा, लॉ से रिलेटेड पढ़ाऊँगा एनवायरनमेंट, तो इसलिए उसको अटेंड करना है, ओके? ठीक है। 4:30 एनवायरनमेंट की क्लास होगी।